Welcome students again in my YouTube channel. Today we will study the central bank and its function and role. Yes, as you are seeing on the screen, the heading central bank. The central bank is an apex bank that control the entire banking system of a country. apex बैंक का मतलब होता है शीर्ष सबसे बड़ा, मतलब हमारे देश का जो सबसे बड़ा है बैंक है वो सेंट्रल बैंक कहलाएगा और वो हमारे लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. इट मीन्स ईच एंड एवरी कंट्री हैव अ सेंट्रल बैंक, उनका डिफरेंट नाम होता है. एंड इन इंडिया द नेम ऑफ आवर सेंट्रल बैंक इज आरबीआई. तो ये सभी जो हमारा टोटल बैंकिंग सिस्टम होता है इसको कंट्रोल करता है. इट इज़ द सोल एजेंसी ऑफ द नोट इशूइंग एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी. ये सिर्फ अकेला हमारे देश में नोट इशूइंग बैंक होता है और कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, जो मनी सप्लाई का कंट्रोल है पूरे कंट्री में, वो भी सेंट्रल बैंक के पास होता है. इट सर्व्स एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करता है, मतलब गवर्नमेंट का जो बैंक है वो आरबीआई होगा. एंड मैनेज फॉरेक्स, मतलब शॉर्ट में फॉरेन एक्सचेंज को बोल देते हैं. रिजर्व ऑफ द कंट्री, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, जैसे इंडिया के पास जो डॉलर है या पाउंड स्टर्लिंग है या अदर जो कंट्रीज़ की जो करेंसी है जिससे भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो उस सब का कस्टडियन जो है वो भी आरबीआई, मतलब हमारा सेंट्रल बैंक होता है. रिजर्व ऑफ कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. तो इंडिया के केस में हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है. फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, हमारा जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका क्या रोल है. प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक आर एज अंडर. जो प्रिंसिपल फंक्शन है, पहला है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स. नोट इशू करने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ आरबीआई के पास है. इसमें जो 1 रुपीज़ से अबाव जो नोट है वैल्यू के, जैसे 2 रुपीज़ और 2 रुपीज़ से अबाव जितने भी नोट हैं वो सब इशू करने की जो अथॉरिटी है वो आरबीआई के पास है. इन सभी जो नोट हैं पेपर करेंसी, इनके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा आता है. नीचे गवर्नर ऑफ जो आरबीआई है उसके साइन होते हैं. टाइम टू टाइम गवर्नर चेंज होता है, तो वो करेंसी पे सिग्नेचर भी चेंज होता है. तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि ये नोट किस टाइम पे इशू हुए होंगे, उस टाइम गवर्नर कौन था. वहाँ प्रॉमिस होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर. जब आप किसी नोट को ध्यान से देखेंगे देन यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. इसको पढ़ के देखते हैं. बैंक इशूइंग, जो बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स वाला फंक्शन है. सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट, मतलब मोनोपोली राइट है कि आरबीआई के अलावा कोई दूसरा बैंक नोट इशू नहीं कर सकता. दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक. द नोट issued by the central bank are an अनलिमिटेड लीगल टेंडर. मतलब जो भी आरबीआई नोट इशू करता है वो लीगल टेंडर होते हैं, मतलब एक्सेप्टेड बाय ऑल. वी कांट डिनाई टू एक्सेप्ट दीज नोट्स. जो एक्सचेंज सिस्टम में जब हम मार्केट में एक्सचेंज करते हैं तो हम आरबीआई के द्वारा जो जारी किए गए नोट हैं इनको डिनाई नहीं कर सकते हैं. ये पहला फंक्शन था. यहाँ मैं आपको थोड़ा और बता दूं. मैंने बताया कि आरबीआई 2 रुपये और उससे बड़े नोट इशू करता है. तो 1 रुपये का नोट जो है वो भारत सरकार इशू करती है और ऑल द कॉइन्स जो हैं, सारे के सारे जो सिक्के हैं वो भी भारत सरकार जारी करती है. ठीक. सेकंड जो फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट के लिए एक बैंक का काम करता है. जैसे हम हमारा पैसा कमर्शियल बैंक में जमा कराते हैं, सेविंग अकाउंट में एफडी आरडी करवाते हैं, लोन लेते हैं, तो ये गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करता है. सेंट्रल बैंक इज बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. ये सारे रोल, बैंकर भी है ये गवर्नमेंट के लिए, एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर जो है गवर्नमेंट का वो भी आरबीआई है. टाइम टू टाइम आरबीआई गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइस देता रहता है. इसमें जो पॉइंट है नंबर 1, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेज अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट का बैंकर होने के कारण ये गवर्नमेंट का जो अकाउंट है उसको मैनेज करके चलता है. ठीक. सेकंड है एज अ एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इट बायज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. अब ये एज अ एजेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का एजेंट भी होता है, तो एजेंट होने के नाते ये सिक्योरिटीज को बेचता है और खरीदता है. अब सिक्योरिटीज में क्या चीजें आती है, जैसे स्टाम्प पेपर वगैरह, ये चीजें हमने देखा होगा. ऐसी फॉरेन सिक्योरिटीज़ भी खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं हमारे देश में. जब भी आप किसी मकान दुकान की रजिस्ट्री कराते हैं तो स्टाम्प पेपर खरीदना पड़ता है. अदर सिक्योरिटीज़ भी होती हैं.
ठीक। नंबर थर्ड है एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का ये एडवाइजर भी होता है, तो इट फ्रेम्स द पॉलिसी टू रेगुलेट द मनी मार्केट। ये कुछ पॉलिसी बनाता है जिससे मनी मार्केट को रेगुलेट किया जाता है। मार्केट में जैसे मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करना जो भी जैसे भी करना है, मॉनेटरी सिस्टम है, फिस्कल पॉलिसी होती है, तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से बनाता है। तो एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट का बैंकर होने के नाते ये 3 फंक्शन करता है। ये गवर्नमेंट का एजेंट है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है और बैंकर है। इन तीनों पॉइंट्स को भी आप अच्छे से पढ़ें। नंबर 3 है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। मतलब जो हमारा आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, ये हमारे देश के सारे जो कमर्शियल बैंक है, इन सभी कमर्शियल बैंक का बैंकर है। मतलब इन सब के ऊपर का बैंक है और उनके लिए सुपरवाइजर का रोल ये निभाता है। एज अ बैंकर्स बैंक इट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद अदर बैंक्स इन द कंट्री एज द कमर्शियल बैंक हैज़ विद इट्स कस्टमर। मतलब जो कमर्शियल बैंक का रिश्ता या जो रिलेशन है अपने कस्टमर के साथ होता है। जैसे हम जब कमर्शियल बैंक जाते हैं तो कमर्शियल बैंक हमें क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करता है, वो हमारे पैसा अपने पास जमा रखता है, डिमांड डिपॉजिट, उस पर हमें इंटरेस्ट रेट देता है, हमें लॉकर सुविधा देता है, या जो भी है लोन सुविधा देता है। तो बिल्कुल आरबीआई कमर्शियल बैंक के साथ बिल्कुल ऐसा ट्रीट करता है। मतलब कमर्शियल बैंक अपना जो पैसा है उसे आरबीआई में जमा करवा सकते हैं, आरबीआई उनको उस पैसे पे एक पर्टिकुलर रेट पे इंटरेस्ट देगा, वो आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे सकता है। ये सारी चीज़ें वो करता है। मतलब जो रिलेशन कमर्शियल बैंक का अपने कस्टमर के साथ होता है वही आरबीआई का कमर्शियल बैंक के साथ होता है। 3 ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ हमको 3 बातों को नोट करना पड़ेगा। पहला, द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑफर देम लोन। ठीक, ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम कमर्शियल बैंक जाते हैं, हमारा सेविंग में पैसा जमा कराते हैं, वो एक्सेप्ट करता है, हमें लोन देता है और हमारी सेविंग पे हमें इंटरेस्ट देता है। तो आरबीआई भी कमर्शियल बैंक को उनकी सेविंग पे उनको लोन, सेविंग पे इंटरेस्ट भी देगा, उनको लोन भी ऑफर करेगा। नंबर 2 है सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक। अब क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्या होता है? जैसे हम एक बैंक का चेक दूसरे बैंक में लगाते हैं, ठीक, जैसे हमने एचडीएफसी का चेक एसबीआई में लगाया तो अब वो क्लियर होके आता है। तो वो जो क्लियरिंग हाउस फंक्शन है वो आरबीआई के जरिए होता है, क्योंकि दोनों जो बैंक हैं एसबीआई और एचडीएफसी, इन दोनों की जो डिपॉजिट है वो आरबीआई के पास होती हैं। तो जब वो चेक आप एचडीएफसी का एसबीआई में लगाओगे तो वो चेक एक्चुअली आरबीआई के जरिए क्लियर होता है। आरबीआई एचडीएफसी के पैसे को एसबीआई में ट्रांसफ़र कर देगा और वो एसबीआई के अकाउंट में, पर्टिकुलर आदमी के अकाउंट में वो पैसा आ जाता है। द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक। इट इज़ अ चेक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट अदर सेंटर टू द बैंक्स। मतलब ये दूसरे सेंटर पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। मतलब जब आप एचडीएफसी के चेक को एसबीआई में लगाओगे तो वो जो अमाउंट आता है वो आरबीआई के जरिए आता है। दिस इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। नंबर 3 है इन इट्स सुपरवाइजरी रोल। जैसे सुपरवाइजर का रोल है तो ये सभी बैंकों पे निगरानी रखता है, टाइम टू टाइम एडवाइजरी जारी करता है, और अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है कमर्शियल बैंक में तो उस टाइम में इनको हेल्प करता है। In a supervisory role, the central bank ensure that the commercial bank shows compliance to its directive। मतलब जो भी डायरेक्टिव है आरबीआई ने जो इशू किए हैं डायरेक्टिव उसका ये पालन करें कमर्शियल बैंक, उसको वो चेक करता है टाइम टू टाइम, पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू सीआरआर एंड एसएलआर। अब सीआरआर तो मैंने समझा दिया था, अब एसएलआर क्या होता है यहाँ आया है, मैं बता देता हूँ। एसएलआर का फुल फॉर्म है सिक्विडेटरी लिक्विडेटरी रेशियो। इसमें जो कमर्शियल बैंक है इनको क्या रखना पड़ता है, गोल्ड रखना पड़ता है और सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती हैं। अब ये सिक्योरिटीज़ हैं जो अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं, ऐसी सिक्योरिटीज़ जिसके अगेंस्ट कोई लोन नहीं दिया गया है। तो ये भी एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, जैसे 4-5%, जो ये भी एसएलआर भी आरबीआई डिसाइड करता है, कमर्शियल बैंक डिसाइड नहीं करता है। ये भी कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है। बट क्रेडिट क्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ सीआरआर
मेन रोल में था, उसी का मतलब होता है। द सेंट्रल बैंक चार्जेस CRR SLR एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब भी रिक्वायर्ड होता है CRR और SLR में RBI चेंजेस कर सकता है। It ensures that the commercial bank shows compliance to these charges so that the desired target are achieved। मतलब जब भी RBI को मनी सप्लाई को चेंज करना होता है कम ज़्यादा, तो वो CRR और SLR में कट करता है या उसको बढ़ाता घटाता रहता है, और वो कंप्लेन मतलब चेक करता है कि कमर्शियल बैंक उसका पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ द सुपरवाइजरी रोल। तो वो एज अ सुपरवाइजर चेक करता है कि उसने तो एडवाइजरी जारी कर दी है, बट कमर्शियल बैंक ने उसको माना ही नहीं माना। जैसे रिसेंटली RBI ने काफ़ी कट किया रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में, तो उस कारण जो लोन है वो सस्ते हुए और FD RD पे इंटरेस्ट काफ़ी कम किया है कमर्शियल बैंक ने। तो जैसे RBI रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को चेंज करता है, तुम्हारे बैंक रेट के लोन रेट चेंज हो जाते हैं, FD RD के इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं। तो उसको चेक करता है कमर्शियल RBI कि कमर्शियल बैंक उसके द्वारा जो भी चेंज किए गए हैं उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। नंबर 4 रहता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है कि अंतिम जरिया, कि अगर कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, कमर्शियल बैंक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, बहुत डाउनफॉल होता है, सभी कस्टमर अपना पैसा निकलवाने लगते हैं बैंकिंग सिस्टम से, तो उस टाइम लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जो है कमर्शियल बैंक के पास, वो भी RBI बसता है। ये कमर्शियल बैंक RBI से लोन ले सकते हैं और उस पैसे से अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से उभर के सामने आ सकते हैं। तो इसको देखते हैं क्या है। इट मीन्स दैट इफ द कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल एकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, जब कमर्शियल बैंक को अपने फाइनेंशियल जो सोर्स हैं और किसी जगह से नहीं मिलते हैं, फाइनेंशियल एकोमोडेशन वो नहीं कर पा रहे हैं, कस्टमर पैसा बैंक में जमा नहीं करवा रहे हैं, इट अप्रोचेस द सेंट्रल बैंक एज द लास्ट रिसोर्ट। तो अंतिम जरिया उनके पास RBI बसता है, वो RBI से पैसा लेंगे। सेंट्रल बैंक एडवांस लोन टू सच अ बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, और कमर्शियल बैंक की जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हैं उसको अपने पास रख के RBI उन कमर्शियल बैंक को लोन देता है इस आपातकाल में। बाय ऑफरिंग लोन टू द कमर्शियल बैंक इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, द सेंट्रल बैंक एंश्योर, क्या चीज़ें इंश्योर करता है, फर्स्ट दैट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री डज नॉट सफ़र एनी सेटबैक्स, मतलब देश का जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें किसी भी तरीके की सफरिंग नहीं हो, परेशानी नहीं आए, वो कोलैप्स नहीं हो, तो तुरंत कमर्शियल बैंक को लोन ऑफर कर देता है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर सिक्योरिटीज़। सेकंड आता है दैट मनी मार्केट रिमेन स्टेबल, और कंट्री का जो मनी मार्केट है, मनी सप्लाई जो है वो स्टेबल बनी रहे, क्योंकि अगर जैसे हमारे कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ता है घटता है तो उसका तुरंत असर प्राइस पे पड़ता है। अगर मनी सप्लाई बढ़ गया है तो चीज़ें तुरंत महंगी हो जाएंगी, महंगाई बढ़ने लगेगी। बट अगर मनी सप्लाई कम होता है तो उससे डिमांड एकदम शार्पली कम होता है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जाने का चांस रहता है। जैसे कोरोना में शार्पली लोगों का इनकम कम हुआ तो डिमांड कम हुआ, डिमांड कम होते ही जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा लॉस होंगे, ये चीज़ है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब कमर्शियल बैंक के पास अंतिम जरिया होता है इकोनॉमिक क्राइसिस में पैसा लेने के लिए RBI, तो तुरंत RBI कमर्शियल बैंक को एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फंक्शन को पूरा करते हुए लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट नंबर 5 है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन जो एक्सचेंज हमारे देश में होता है, डॉलर हो चाहे पाउंड स्टर्लिंग हो चाहे अदर जो भी कंट्रीज़ के करेंसी हैं, वो सब RBI के पास होते हैं। मतलब लीगली हम डॉलर वगैरह को अपने घर पे नहीं रख सकते हैं, ठीक। अगर हमारे घर पे कहीं भी डॉलर वगैरह ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो ये इलीगल है, पुलिस हमें पकड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो अदर कंट्री के जो करेंसी हैं ये RBI इनको रखता है, उनका कस्टडियन होता है। सेंट्रल बैंक इज द कस्टडियन ऑफ द नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इट ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। अब सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज RBI के पास होता है। अब जब मनी मार्केट में इंटरनेशनल जो अपने फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है, अगर वहाँ पे रुपीज़ डाउन होता है, रुपीज़ की कीमत गिरने लगती है, तो वो मैनेज फ्लोटिंग करके, मैनेज फ्लोटिंग एक फंक्शन होता है जिससे RBI हमारे रुपीज़ की प्राइस को ज़्यादा गिरने से बचाता है। मतलब जब रुपीज़ की प्राइस
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कम होने लगती है तो उस टाइम ये फॉरेन जो करेंसी है, डॉलर वगैरह, इनको सेल करता है, रुपीस को कलेक्ट करके हमारे रुपीस की सप्लाई को मनी मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कम करता है, जिससे हमारे रुपीस की वैल्यू वापस, कीमत वापस बढ़ने लगती है। तो ये आप फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट वाला टॉपिक आएगा उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो रुपीस की कीमत हमारी ज़्यादा न गिरे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, इसका ध्यान भी आरबीआई को रखना पड़ता है। और वो कैसे करता है? मैनेज फ्लोटिंग एक फंक्शन है, शॉर्ट में आप ध्यान रखें। तो मैनेज फ्लोटिंग इसका मतलब होता है जो फॉरेन करेंसी है उसको किस टाइम बेचना है, किस टाइम खरीदना है। मनी मार्केट मैनेज फ्लोटिंग रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज विद द व्यू ऑफ अचीविंग स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को एक लिमिट तक कंट्रोल में रखने के लिए फॉरेन करेंसी को किस टाइम बेचना है, किस टाइम खरीदना है, ये जो फंक्शन है ये मैनेज फ्लोटिंग कहलाता है। और इसके जरिए आरबीआई, यस ये था पॉइंट नंबर 5, कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो आरबीआई का एक फंक्शन है। अब इसका जो मैनेज फ्लोटिंग है, जो भी मैंने आपको समझाया है, ये थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है, बट ये डिटेल में जब अपने पास आगे चैप्टर आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, उसमें इस चीज को दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट वहां दोबारा कवर होने वाला है, कुछ जो पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 6, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस जो फंक्शन है, अभी इसी चैप्टर में मैंने पहले बताया था, ये एक्चुअली चेक जो क्लियरेंस होता है उससे रिलेटेड होता है। जब आप एक बैंक का चेक साइन करके दूसरे बैंक में डिपॉजिट उसको करवाते हैं तब होता है। यहां मैं एक चीज बता दूं उसको समझाने से पहले, दैट ऑल द कमर्शियल बैंक इन अवर बैंकिंग सिस्टम इन अवर कंट्री, दे हैव देयर अकाउंट इन आरबीआई। इन सबका अकाउंट आरबीआई में होता है। जो ये सीआरआर जो है, कैश रिजर्व रेशियो, जो आरबीआई डिसाइड करता है परसेंटेज, वो आरबीआई के पास होता है। इन सभी बैंक्स का कुछ पैसा जो है डिपॉजिट है वो आरबीआई के साथ होता है। तो अब क्लियरिंग हाउस जो फंक्शन है ये कैसे होता है इसको समझे। सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ क्लियरिंग हाउस। लेट अस टेक द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन। इस फंक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को लेते हैं। सपोजिंग बैंक ए रिसीव अ चेक ऑफ 10,000 रुपीज ड्रॉन ऑन बैंक बी। मतलब बैंक ए का एक चेक है 10,000 रुपए का, जो कि बैंक बी में ड्रॉ होना है। एंड बैंक बी रिसीव अ चेक ऑफ 15,000 ड्रॉन ऑन द बैंक ए। और बैंक ए वाला जो चेक है वो बी को मिला 15,000 रुपए का। अब ये दोनों चेक एक दूसरे बैंक में जाएंगे। अब मैं इसको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो किसी पर्सन ने मुझे चेक दिया और उसका अकाउंट था एसबीआई में, उसने 10,000 रुपए का चेक मुझे दिया। अब मैंने वो ले लिया, मुझे उससे 10,000 रुपए लेने दे। अब क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो एसबीआई में नहीं है, मेरा एचडीएफसी में, तो उस चेक को मैं अपने अकाउंट में एचडीएफसी में जाके लगाऊंगा। अब वो चेक था एसबीआई का। अब वो जो पैसा है मेरे एचडीएफसी अकाउंट में मिनिमम 2 या 3 डेज में क्रेडिट होगा। अब वो 2-3 दिन कहाँ लगेंगे? ये आरबीआई की जगह आरबीआई इसको क्लियरेंस पे डालेगा और वो अमाउंट मुझे देगा। मतलब एसबीआई का जो अकाउंट आरबीआई में, वहां से पैसा निकल के मेरे अकाउंट में आएगा। ठीक, अब देखते हैं। एंड बैंक बी रिसीव अ चेक ऑफ 50,000 ड्रॉन ऑन द बैंक ए। बोथ बैंक ए एंड बी हैव देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। अब यही चीज मैंने बताई थी, दोनों अकाउंट जो बैंक है उनका जो अकाउंट है कहाँ है? सेंट्रल बैंक में। और वो जो सेंट्रल बैंक है इंडिया में क्या है? आरबीआई। ठीक है। द चेक ऑफ बोथ द बैंक आर क्लियर थ्रू देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। और ये चेक का जो अमाउंट है वो जो सेंट्रल बैंक में इन दोनों बैंक का अकाउंट है वहां से क्लियर होगा, मतलब पैसा वहां से आएगा। दिस इज हाउ द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस। इट अवॉइड ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन द बैंक एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। ठीक, अगर बैंक खुद पैसा देने लगे कैश निकाल के उस चेक का, तो इससे क्या होगा? जो बैंक है उनके पास कैश रिजर्व कम होता है। इसलिए ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन आरबीआई खुद संभालता है। वो अपने अकाउंट में जो वहां पैसा जमा है उससे बैंकों का ट्रांसफर कर देगा। इससे जो बैंक है, कमर्शियल बैंक, उनके पास जो लिक्विडिटी है, जो कैश पैसा है, उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं, वो कम नहीं होगा। ओके, नाउ नंबर 7, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। जो क्रेडिट कंट्रोल है, अब क्रेडिट क्या होता है? पैसा, मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई का कंट्रोल भी आरबीआई के पास होता है। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है, मतलब क्रेडिट, इसको कंट्रोल करना भी आरबीआई का एक फंक्शन है।
It implies increase or decrease in the money supply of the money in the economy by regulating the creation of credit by the commercial bank. अब जो आरबीआई है ये मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है, ये सीआरआर को बढ़ा देता है, और भी कई चीजें हैं, एसएलआर को बढ़ा घटा सकता है. अब ये क्यों आवश्यकता पड़ती है? देखो, जब इन्फ्लेशन होती है, जब महंगाई होती है, तब मनी सप्लाई को कर्ब करना पड़ता है, मतलब कम करना पड़ता है. तो अब मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या करते हैं, सीआरआर को बढ़ाया जाता है ताकि क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो कम हो जाए. और ये जब भी सीआरआर को कम या ज्यादा किया जाता है तो इसका इफेक्ट 3 तरीके से पड़ता है, 3 टाइप्स है, वो भी आगे अपकमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां अभी है नहीं. जैसे ही वो आएगा मैं समझाऊंगा कैसे क्रेडिट कंट्रोल होता है. और जो क्रेडिट कंट्रोल वाला सिस्टम है, इस साल वो टॉपिक में से डिलीट भी किया गया है, बट मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा यहाँ पे, बिकॉज जो यूट्यूब का वीडियो तो कॉमन फॉर ऑल, नेक्स्ट ईयर भी काम आने वाला है, तो सिलेबस तो इसी साल कट हुआ है. तो यहां देखें, इट इंप्लाइज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाय रेगुलेटिंग द क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक. द सेंट्रल बैंक नीड टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी टू कोप विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. ये चीज आ गई. अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज, मतलब कीमत बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए. डिफ्लेशन मतलब जब शार्पली हर चीज की कीमत कम होने लगती है. बोथ द सिचुएशन आर डेंजरस फॉर इकोनॉमी, मतलब ये खतरे का साइन है. कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे से एक बार इंटरव्यू में पूछ लिया था, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में से एक इकोनॉमी के लिए कौन सा बेटर है, तो मेरा आंसर था सर इन्फ्लेशन इज बेटर फॉर इकोनॉमी. क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी कैसे भी बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, कुछ भी है, लोगों की इनकम बढ़ती है. एटलीस्ट इन्फ्लेशन होगी तो महंगाई होगी तो किसी की इनकम तो बढ़ेगी, पर डिफ्लेशन होने से लोगों की इनकम कम हो जाती है. तो अगर ये क्वेश्चन आता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में से इकोनॉमी के लिए कौन सा अच्छा है, तो योर आंसर मस्ट बी इन्फ्लेशन. ठीक है, उसका रीजन है कि इनकम बढ़ती है इससे लोगों की. अब मैं आपको यहां बता दूं मनी सप्लाई का इन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से क्या लेना देना है. देखो, इन्फ्लेशन के केस में मनी सप्लाई को कम करना पड़ता है और डिफ्लेशन के केस में मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है. तो अब इन्फ्लेशन के केस में मनी सप्लाई को कम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब इन्फ्लेशन के केस में मनी सप्लाई को कम करेंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा. द लिक्विडिटी इन द हैंड ऑफ द पीपल विल डिक्रीज, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और जब परचेजिंग पावर कम होगी, डिमांड कम होगी, तो वो जो इन्फ्लेशन है कंट्रोल हो जाएंगी. और डिफ्लेशन के केस में सभी चीजों की जो प्राइस है वो क्या होता है, कम हो जाती है बहुत ज्यादा. उस टाइम मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ता है, और मनी सप्लाई बढ़ाते लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, देन पीपल विल क्रिएट मोर डिमांड. जब वो ज्यादा डिमांड करेंगे तो डिफ्लेशन की स्थिति से धीरे धीरे ऊपर आएंगे और प्राइस राइज होने लगेगा. तो ये दोनों केस है. कंट्रोल ऑफ क्रेडिट इन्फ्लेशन के केस में अलग तरीके से होता है और डिफ्लेशन के केस में अलग तरीके से होगा. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे लाइन में अंडरलाइन कर देता हूं, is reduced and during deflation it is increased. Section 3 of the chapter gives a detailed description. इसका जो section 3 अभी आएगा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, उसमें आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द सेंट्रल बैंक कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. परफॉर्मिंग ऑल दिस फंक्शंस द सेंट्रल बैंक फोकस ऑन परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन द सेंट्रल बैंक फोकस ऑन द ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. मतलब जो सेंट्रल बैंक है सारे फंक्शंस को परफॉर्म करके एक ग्रोथ जो इकोनॉमी की है उसकी स्टेबिलिटी लाता है, कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो धीरे धीरे लगातार हो. ग्रोथ रेफर टू द सस्टेन्ड राइज इन जीडीपी. स्टेबिलिटी रेफर टू द एलिमिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. स्टेबिलिटी का मतलब है किसी इकोनॉमी में न तो इन्फ्लेशन की कंडीशन आए न डिफ्लेशन की कंडीशन आए. इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी जो सिचुएशंस हैं ये आगे अपकमिंग चैप्टर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे इन द इकोनॉमी. अब आता है द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक. द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के रोल्स अलग अलग हैं, इसको पढ़ते हैं. फर्स्ट जो आता है सेंट्रल बैंक. द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक, द बैंक ऑफ ऑल बैंक्स in the country. All commercial banks function under the control of central bank. It accepts deposit from the commercial bank and advance loan them, but it does not deal with the general public. मतलब जो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक बोल लो, ये जनरल पब्लिक से डील नहीं करता है, ये कमर्शियल बैंक से डील करता है.
ये क्या करेगा, इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक के पैसों को अपने पास डिपॉजिट करता है या कमर्शियल बैंक को लोन देता है, और जो लोन लेने और देने वाली, जो लोन देने वाली और डिपॉजिट पे जो रेट है उसको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। मनी क्रिएशन, मनी कंट्रोल का काम करता है। ऑन द अदर हैंड, कमर्शियल बैंक is that financial institution which accept deposit from the general public and offer loan to the pupil for the purpose of consumption and investment। ये एक कमर्शियल बैंक कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए जनरल पब्लिक को लोन देता है, और जबकि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। सेकंड पॉइंट है, द सेंट्रल बैंक रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी। सेंट्रल बैंक जो अपना आरबीआई है वो मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, बिसाइड बीइंग द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और ये प्रिंसिपल सोर्स होता है मनी सप्लाई का, क्योंकि नोट इश्यूइंग अथॉरिटी है। इधर का नंबर सेकंड है कमर्शियल बैंक में, द कमर्शियल बैंक ओनली कंट्रीब्यूट्स टू द सप्लाई ऑफ मनी बाय द वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक का जो मनी सप्लाई में रोल है बाय द वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ओनली। थर्ड पॉइंट है, द सेंट्रल बैंक इज द कस्टडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो आरबीआई के पास होता है। इट कंट्रोल्ड मैनेज फ्लोटिंग, और ये जो हमारा इंटरनेशनल जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें जो रुपीस की प्राइस में अप डाउन होता है उसको मैनेज फ्लोटिंग से कंट्रोल करता है। टू रेगुलेट एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी मतलब हमारा रुपया हो गया इंडिया के रेफरेंस में, उसकी प्राइस जैसे अभी 70 रुपीज के आसपास डॉलर चल रहा है तो उसको ये बढ़ने नहीं देता ज्यादा। थर्ड पॉइंट कमर्शियल बैंक में आता है, कमर्शियल बैंक इज नॉट अ कस्टडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, मतलब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टडियन नहीं होते कमर्शियल बैंक ऑफ अ कंट्री। हाउएवर इट डील्स इन द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को सेल और परचेज में डील करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट पर्पज से। आप जैसे कुछ लोग इन्वेस्ट करके फॉरेन करेंसी को खरीद लेते हैं, जब उनकी वैल्यू बढ़ती है उसको बेच देते हैं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, उनमें कमर्शियल बैंक डील करते हैं। अगर आप कमर्शियल बैंक में विजिट करते हैं तो वहां बोर्ड लगा होता है फॉरेन करेंसी की रेट का जो मीटर उसमें वो शो करता है, वो सिर्फ सेल और परचेज का मतलब होता है उनका। नंबर 4 आता है सेंट्रल बैंक में, द सेंट्रल बैंक इज द नोट इश्यूइंग अथॉरिटी। ये पढ़ चुके हैं कि जो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है वो नोट इश्यूइंग अथॉरिटी होता है। इट इज करेंसी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री। कमर्शियल बैंक इज नॉट अ नोट इश्यूइंग अथॉरिटी, इट इज नॉट अ करेंसी अथॉरिटी। नंबर 5 आता है, द सेंट्रल बैंक फोकस ऑन द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल जो बैंक है हमारा रिजर्व बैंक, ये हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और उसकी स्टेबिलिटी पे काम करता है, ध्यान रखता है। कमर्शियल बैंक फोकस ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कमर्शियल बैंक अपना जो प्रॉफिट कमाने में होते हैं, ये लोन देते हैं तब उससे इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक। तो दीज आर द 5 डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक। आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट अपने पास एक हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड कैश रिजर्व विद सेंट्रल बैंक। मतलब क्वेश्चन में रिपीट कर देना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट सेंट्रलाइज्ड कैश रिजर्व विद सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास जो कैश रिजर्व होता है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। 2 ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस तरफ हमको 2 पॉइंट देखने चाहिए। पहला, सेंट्रलाइज्ड कैश रिजर्व अनेबल द आरबीआई टू ऑफर फाइनेंशियल हेल्प टू कमर्शियल बैंक ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। अगर आरबीआई के पास कुछ कम कैश होता है, जो सेंट्रलाइज मतलब जो कमर्शियल बैंक अपना कुछ कैश आरबीआई के साथ रखते हैं, तो उसी कैश से जब इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, इमरजेंसी कंडीशन आती है कमर्शियल बैंक के पास, तो आरबीआई उस कैश से इनकी हेल्प कर पाता है। इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल एकोमोडेशन बाय आरबीआई। बैंक्स गेट फाइनेंशियल एकोमोडेशन और फाइनेंशियल हेल्प इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। अब जैसे बैंक, खूब सारे बैंक है देश में, सभी का जो डिपॉजिट होता है आरबीआई के साथ होता है। पर्टिकुलर मानो कोई पर्टिकुलर बैंक है, उसमें क्राइसिस होते हैं। जैसे विजय माल्या किसी बैंक का करोड़ों रुपए लेके भाग गया है, यस बैंक के साथ क्राइसिस हुआ, जिंद में भी क्राइसिस होता है। तो उस क्राइसिस के टाइम आरबीआई के पास खूब सारा पैसा हो गया सभी बैंकिंग सिस्टम का, तो वो एक पर्टिकुलर बैंक की हेल्प के लिए इश्यू कर देता है, ठीक। नंबर 2 है, सेंट्रलाइज कैश रिजर्व अनेबल द आरबीआई टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक। अब जब सेंट्रलाइज कैश होता है आरबीआई के पास, खूब सारा कैश होगा, तो वो क्या करेगा, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक पे एक अच्छा कंट्रोल रख पाता है।
बिकॉज दीज रिजर्व डिपेंड ऑन CRR, क्योंकि ये सारे रिजर्व जो कैश CRR पे डिपेंड करते हैं। अगर RBI को अपने पास कैश रिजर्व बढ़ाना है तो वो CRR को इंक्रीज कर देता है, बट CRR इंक्रीज होते ही क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कम हो जाता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है। फिक्स बाय द RBI एंड बाय वेरिंग द CRR, अब वो CRR को वेरिंग मतलब CRR को बदल के RBI करता है। द RBI कैन इंक्रीज और डिक्रीज द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इसका मतलब RBI का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया कमर्शियल बैंक पे, वो जब भी चाहे CRR को बढ़ा घटा के क्रेडिट क्रिएशन के जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट कर सकता है ऑफ द कमर्शियल बैंक। अकॉर्डिंगली मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज रेगुलेटेड, तो क्रेडिट क्रिएशन के वे से भी जो मनी सप्लाई है वो रेगुलेटेड होता है। अब जैसे RBI को मनी सप्लाई कम करना है तो CRR बढ़ा देगा, अब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो CRR को कम कर देगा। तो ये 2 पॉइंट है, इसको आप अच्छे से स्टडी करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ कम टू द कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई। जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है बाय द सेंट्रल बैंक, इसमें से काफी हिस्सा जो है इस बार जो 2021 में एग्जाम होगा ड्यू टू कोरोना CBSE ने डिलीट किया है, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आपने देखा नहीं है तो उसको देख लें। तो ये इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो सेंट्रल बैंक है RBI किस तरीके से मनी सप्लाई को कम करता है या वो बढ़ा देता है। ठीक, द सेंट्रल बैंक अडॉप्ट द वेरियस मेजर टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। Largely these measures relate to the credit supply by the commercial bank. These are broadly classified. तो ये जो क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करना है, बढ़ाना और घटाना दोनों हुआ मनी सप्लाई कंट्रोल का, मतलब या तो बढ़ाना या घटाना। इसमें 2 हिस्से आते हैं, एक तो क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट है और दूसरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। शॉर्ट में बता दूं, क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इसमें मनी सप्लाई का जो एक्चुअल प्रेजेंस है मनी सप्लाई उनको कम किया जाता है, ज्यादा किया जाता है, जबकि क्वालिटेटिव में उसमें चेंज किया जाता है, मतलब मनी सप्लाई सेम रहता है बट एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में उसको किसी तरीके से कम करना ज्यादा करना होता है, मतलब 2 अलग अलग चीजें। फॉलोइंग इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। इट मे बी नोटेड दैट दिस इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन। मतलब ये कॉमनली चीज आप याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन जब भी होगा तो वहां मनी सप्लाई को कम करना है, चाहे वो क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट से करें चाहे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से करें। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल जो है महंगाई के मकड़ जाल को तोड़ने के लिए इन इकोनॉमी, एंड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी व्हेन द डिफ्लेशन, और जब डिफ्लेशनरी स्पाइरल क्रिएट होते हैं तो उस टाइम मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट हम लेते हैं इस वीडियो में क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ठीक, बहुत इजी है, एक पढ़ने के बाद बाकी इजी लगेंगे। अब क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट कंट्रोल के क्या है? क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी। मतलब इसमें ओवरऑल सप्लाई जो है मनी की उसको देखा जाता है ऑफ द इकोनॉमी। सप्लाई ऑफ मनी इज लोअर्ड टू टेकल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को टेकल करने के लिए हमेशा मनी सप्लाई को कम किया जाएगा, लोअर किया जाएगा, एंड इज टू रेज टू टेकल डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन को टेकल करने के लिए मनी सप्लाई को रेज मतलब बढ़ाया जाता है। फॉलोइंग इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। अब जो क्वांटिटिव मेजर्स हैं इसमें पहला अपने पास आता है बैंक रेट। ठीक, अब बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट रेफर टू द रेट ऑफ द इंटरेस्ट एट विच द RBI लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक। मतलब बैंक रेट वो रेट होता है जिसके जरिए RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है। इट रिलेट टू इंस्टेंट इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द कमर्शियल बैंक। जो इमीडिएट कमर्शियल बैंक की रिक्वायरमेंट होती है वो लोन चाहते हैं RBI से, और जब RBI उनको लोन देता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो चार्ज करता है वो कहलाती है बैंक रेट। याद रखना, दोबारा रिपीट कर देता हूं, वो बैंक रेट जिसके अंडर RBI कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है वो रेट बैंक रेट होता है। द इंक्रीज इन द बैंक रेट इज ऑफन फॉलोड बाय इंक्रीज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी इस बैंक रेट को RBI बढ़ाता है तो मार्केट में कमर्शियल बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिक, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग कम लोन लेंगे, इससे क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगा। और ऐसा कब किया जाता है? इन्फ्लेशन के केस में। दोबारा पढ़ता हूं, द इंक्रीज इन द बैंक रेट इज ऑफन फॉलोड बाय इंक्रीज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द कमर्शियल बैंक फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ठीक, अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट
ऑल्सो कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज इन द मार्केट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इसका मतलब मनी का जो प्राइस है मार्केट में वो बढ़ जाता है। अब जब प्राइस बढ़ता है तो लोग कम लोन लेते हैं, कम लोन लेंगे तो उनके पास परचेजिंग पावर कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। व्हेन बैंक रेट इज इंक्रीज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंक्रीज। अब बैंक रेट बढ़ते ही मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज। दिस लोअर द डिमांड ऑफ क्रेडिट, इससे क्रेडिट का जो पैसे की डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में। द सप्लाई ऑफ मनी टेंड टू फॉल, मनी सप्लाई कम होगा, अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन इज करेक्टेड, इससे इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाते हैं, मतलब चेक किए जाते हैं। ऑन द अदर एंड व्हेन बैंक रेट इज डिक्रीज, अब इसका ऑपोजिट है, अगर बैंक रेट को आप डिक्रीज करते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो डिक्रीज, मार्केट रेट जो है वो कम हो जाते हैं। जब मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो आरबीआई जब बैंक रेट को कम करता है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल डिक्रीज, तो जो कैपिटल का कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, दिस इंक्रीज डिमांड ऑफ फॉर क्रेडिट एंड देयरफॉर, इससे क्रेडिट का डिमांड बढ़ जाएगा। सप्लाई ऑफ मनी टेंड टू राइज, जब लोग ज़्यादा लोन लेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली डिफ्लेशन इज करेक्टेड, और इससे जो डिफ्लेशन वाली कंडीशन है उसमें सुधार होता है। नाउ ये जो बॉक्स में दे रखा है शॉर्ट, आप इसको याद रखें, बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट बना हुआ है। राइज इन बैंक रेट, मतलब जब बैंक रेट को बढ़ाया जाता है तो राइज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे बैंक रेट बढ़ेगा मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, कैपिटल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। फॉल इन डिमांड होगा, फॉर क्रेडिट की जो डिमांड है कम हो जाएगी, और इससे आगे चलेंगे तो फॉल इन द सप्लाई ऑफ मनी हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। फॉल इन बैंक रेट, जब बैंक रेट को कम किया जाता है तो फॉल इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका जस्ट ऑपोजिट फॉल इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइज इन द डिमांड फॉर क्रेडिट, राइज इन द सप्लाई ऑफ मनी, जब लोग ज़्यादा पैसा लेंगे तो सप्लाई बढ़ेगा और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी एक खास जो अपना क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को खरीदता है, बेचता है, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अब जैसे गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर योजना लाके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इशू किया तो उस पर बढ़िया लालच दिया जाता है, तो लोग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को खरीद लेंगे। अब जैसे 5 लाख का खरीदा, 10 लाख का खरीदा और पर्टिकुलर 5 साल के लिए, तो आपका 10 लाख 5 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास गया, तो इससे मनी सप्लाई मार्केट में कम हो गया। अब जितना भी टाइम पीरियड ड्यूरेशन होगा टेन्योर, उस तक वो पैसा गवर्नमेंट के पास रहेगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हुआ या NSS in the open market, the RBI soaks the liquidity from the economy and by buying the security the RBI release liquidity, और जब इन सिक्योरिटीज को वापस वो रिलीज करता है मार्केट में, बेच देता है, तो पैसा वापस चला जाता है मार्केट में। तो मनी सप्लाई बढ़ाते टाइम तो ये सिक्योरिटीज को बेचेगा, तब तो मार्केट में से मनी सप्लाई कम होगा, बट जब वो इनको रिलीज करेगा, वापस खरीदेगा, तब वो क्या होगा, पैसा वापस देना होगा। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट द आरबीआई सोक लिक्विडिटी, जब वो सेल करेगा इनको तो वो मार्केट से लिक्विडिटी मतलब पैसे को क्रब करेगा, मनी सप्लाई को कम करेगा इकोनॉमी में से। एंड बाय बाइंग द सिक्योरिटी द आरबीआई रिलीज लिक्विडिटी, तो जब वो उनको दोबारा खरीदेगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो उससे मनी सप्लाई बढ़ेगी। व्हेन लिक्विडिटी इज सोक्ड कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक आर स्क्वींज, तो कैश रिजर्व है वो कमर्शियल बैंक का स्क्वींज मतलब कम होगा। इम्प्लाइंग अ कट इन देयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। ऑन द अदर एंड व्हेन लिक्विडिटी इज रिलीज, जब लिक्विडिटी मतलब कैश पैसा रिलीज होगा ड्यूरिंग रिसेशन, रिसेशन मतलब जब इकोनॉमिक डाउनफॉल होता है, ये डिफ्लेशन मान लें आप। कैश रिजर्व ऑफ द बैंक टेंड टू राइज, तो कैश रिजर्व बैंक का बढ़ जाता है और वो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बैंक की इंक्रीज हो जाएगी, तो इससे डिफ्लेशन कंट्रोल होता है।
Thus, inflation is corrected by selling the securities and soaking the liquidity, while deflation is corrected by buying the security and releasing the liquidity. अब इसको आप बॉक्स में देख लें, यहाँ ज़्यादा समझ आ जाएगा शॉर्ट में. सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय आरबीआई. अब आरबीआई ने सॉरी सिक्योरिटीज को बेचा है, तो सोक लिक्विडिटी, इससे मार्केट का पैसा आरबीआई के पास आएगा, तो लिक्विडिटी को सोक करना बोलेंगे. लीड टू द फॉल इन द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक के पास कैश कम होगा. फॉल इन द क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ द बैंक. फॉल इन द मनी सप्लाई. जैसे क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा. दूसरा, परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज बाय आरबीआई रिलीज द लिक्विडिटी एंड लीड टू द राइज इन द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक. जब वो पैसा रिलीज करेगा तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा कैश अवेलेबल होगा. कैश अवेलेबल होगा तो राइज इन द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक. और जब क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा तो राइज इन द मनी सप्लाई. मनी सप्लाई बढ़ेगा और इससे क्या होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा. तो आप बॉक्स से भी पूरे पॉइंट को याद रख सकते हैं, हेडिंग न भूलें. वैसे भी ये जो टॉपिक है कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन का, इसको सीबीएसई ने इस साल तो हटा दिया है. 2 टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन. अब ओपन मार्केट ऑपरेशन भी 2 तरीके के हैं. देयर आर 2 टाइप ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, आउटराइट एंड रेपो. एक तो होता है आउटराइट और दूसरा होता है रेपो. ये कैसे हैं देखो. आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन आर परमानेंट इन नेचर. ये नेचर में परमानेंट होते हैं. दीज आर एज डिस्कस्ड अबाउट, जैसा कि अपन ने ऊपर डिस्कस किया है. द अदर टाइप इज नोन एज द रेपो open market operation. In such type of operation there is a promise of repurchase or resale of securities, unlike in the first type. अब फर्स्ट टाइम में कोई प्रॉमिस नहीं होता, पर सेकंड टाइम में गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि वो इतने टाइम बाद इसको दोबारा निकालेगी, इश्यू करेगी और फिर इसको परचेज करेगी. तो इसको रेपो वाला सिस्टम बोला गया है. ठीक है. अब आता है थर्ड वाला रेपो रेट. अब रेपो रेट क्या होता है ये खास आप समझ ले. द रेट, अब बार बार न्यूज़पेपर में आता है आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया, ज़्यादा किया. कोरोना में रेपो रेट को कम किया गया तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया एफडीआरडी पे. तो ये समझ ले एक्चुअली में रेपो रेट क्या है. द रेट जो है, मैं वैसे थोड़ा शॉर्ट में बताऊं, बैंक रेट और रेपो रेट में कुछ फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है. ये भी वही रेट है जिससे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है. ठीक, पर फर्क क्या है ये भी बता देंगे. द रेट एट विच आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन टू द कमर्शियल बैंक. मतलब यहाँ आरबीआई शॉर्ट पीरियड लोन देता है. किसको? कमर्शियल बैंक को. बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट इज कॉल्ड रेपो रेट. ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन देगा कमर्शियल बैंक. कैसे? बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद के. इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड रेपो रेट. इन फैक्ट इट इज अ रीपर्चेज रेट. मतलब रेपो रेट को आप रीपर्चेज रेट भी बोल सकते हैं. मतलब ये सिक्योरिटीज के बिहाफ पे होता है. मतलब जब वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदेगा, मतलब कमर्शियल बैंक को कुछ सिक्योरिटीज हैं जो आरबीआई के पास रखनी पड़ती हैं. मतलब रेपो रेट पे लोन तब दिया जाता है जब कोलेटरल होता है, और बैंक रेट में विदाउट कोलेटरल दे दिया जाता है. ठीक. अ रीपर्चेज एग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ द पार्टीज stating that the securities will be repurchased by the commercial bank on a given date at the predetermined price. जो predetermined जो प्राइस है, मतलब कमर्शियल बैंक ने अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखी, उस पे लोन ले लिया और उस लोन में एग्रीमेंट साइन हो गया कि इतने पर्टिकुलर टाइम के बाद जो कमर्शियल बैंक है वो पैसा देके सिक्योरिटीज़ को वापस ले लेंगे. तो कोलेटरल हो गया ना. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं अपने मकान के कागज़ कहीं रख के लोन ले लेता हूँ. ठीक, गिरवी रख के जिसको बोलते हैं, और गिरवी रखने को इंग्लिश में बोलते हैं मोर्टिगेट करना. तो सॉरी, रेपो रेट पे जो लोन होता है वो कोलेटरल से होता है, और वो सिक्योरिटीज़ कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखनी पड़ती है. मतलब एट अ टाइम, पर्टिकुलर टाइम वो सिक्योरिटीज़ भेज दी जाती हैं आरबीआई को, और एग्रीमेंट साइन होता है कि इतने टाइम बाद कमर्शियल बैंक उन सिक्योरिटीज़ को रीपर्चेज करेगा और अपना लोन चुका देगा. In other words, the RBI issues a loan check to the commercial bank by buying from them the government securities, but it carries the agreement of repurchase. मतलब इसमें repurchase का agreement होगा of securities by the commercial
बैंक। ठीक, ये जो एग्रीमेंट है कमर्शियल बैंक एट द प्री डिटरमाइंड डेट एंड द प्री डिटरमाइंड प्राइस, मतलब इसमें प्री डिटरमाइंड डेट होती है कि उस पर्टिकुलर डेट पे कमर्शियल बैंक वापस खरीदेगा, और प्री डिटरमाइंड प्राइस जिस प्राइस पे खरीदना है वो भी। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट। जब इन्फ्लेशन होता है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक, ताकि कमर्शियल बैंक कम से कम लोन ले पाए आरबीआई से और मनी सप्लाई कम हो। दिस लोअर द डिमांड ऑफ क्रेडिट, क्योंकि जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लोग कम लोन लेंगे, लोगों के पास कम पैसा रहेगा तो डिमांड कम होगी और मनी सप्लाई क्रब होता रहेगा। क्रेडिट एंड अकॉर्डिंगली द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इज डिजायर्ड। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिड्यूस। कैपिटल के कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है, इसका मतलब रेपो रेट को कम किया जाएगा। बाय रिड्यूसिंग द रेपो रेट दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर क्रेडिट एंड अकॉर्डिंगली द सप्लाई ऑफ मनीज इन द इकोनॉमी इज डिजायर्ड। तो जो डिजायर्ड जो सप्लाई है वापस हो जाएगा कि रेपो रेट कम किया तो सब प्रोसेस बढ़ेगा और मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। अब इसको बॉक्स में समझ लेते हैं। राइज इन रेपो रेट, जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है तो राइज इन द कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा। फॉल इन द डिमांड ऑफ क्रेडिट, क्योंकि लोन महंगा होगा तो लोग क्रेडिट की जो डिमांड है कम कर देंगे। जब क्रेडिट की डिमांड कम होगी तो फॉल इन द सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई में फॉल होगा बाय द कमर्शियल बैंक और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएंगे। अब फॉल इन रेपो रेट, फॉल इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे ही रेपो रेट कम होता है कैपिटल की कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। राइज इन द डिमांड ऑफ क्रेडिट, जब लोन सस्ता होता है हर आदमी लोन लेना चाहेगा तो क्रेडिट की डिमांड बढ़ जाएगी। राइज इन द सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई बढ़ेगा इससे बाय द कमर्शियल बैंक और डिफ्लेशन कंट्रोल्ड हो जाएंगे। तो ये रेपो रेट था। अब नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट, इसको भी समझ लें, आसान है। द रेट एट विच द आरबीआई एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। अब यहाँ मैं समझा देता हूँ, जब कमर्शियल बैंक अपना जो एग्जेस सरप्लस पैसा होता है ना, जिसको किसी को लोन नहीं दे पाते, कई बार कमर्शियल बैंक के पास क्या होता है, पैसा होता है, वो लोन इतने लोग लेते नहीं है, खूब सारा पैसा होता है तो उसका क्या करें, तो उस टाइम कमर्शियल बैंक वो अपने एग्जिस्ट जो पैसा है उसको आरबीआई के पास रख देता है। तो आरबीआई जो रेपो रेट पे जो रिवर्स रेपो रेट है उस पर कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करता है। जैसे हमारे पैसे हम जो सेविंग अकाउंट में रखते हैं या एफडी आरडी में रखते हैं तो कमर्शियल बैंक हमें भी इंटरेस्ट देता है, तो वो सेम इंटरेस्ट देगा किस पे, कमर्शियल बैंक की डिपॉजिट पे, तो वो रिवर्स रेपो रेट होता है। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच हमेशा 1% का डिफरेंस होता है। अगर रेपो रेट 10% है तो रिवर्स रेपो रेट 11% होगा। ठीक, याद रखें, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 1% का डिफरेंस होता है। मैं पढ़ता हूं इसको दोबारा। द रेट एट विच द आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। ठीक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स रीपर्चेज रेट भी इसको बोला जाता है, ये भी नाम आप याद रखें। इन दिस केस अ रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट इज साइंड by both the parties stating that the securities will be repurchased on the given date and predetermined price। तो यहाँ भी एग्रीमेंट साइन होता है कि जो पैसा कमर्शियल बैंक ने वहाँ रखा है उसमें वो क्या कर रहा है, एक्चुअली में सिक्योरिटीज खरीद रहा है कमर्शियल बैंक, और वहाँ एग्रीमेंट साइन होगा कि पर्टिकुलर जो प्री डिटरमाइंड डेट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट पे आरबीआई वापस उन सिक्योरिटीज़ को खुद खरीद लेगा और पैसा कमर्शियल बैंक को वापस दे देगा। बट इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई चुकाएगा, और रेपो रेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको चुकाना होता है, कमर्शियल बैंक को देना होता है। विल बी रिपर्चेज ऑन द गिवन डेट एंड प्री डिटरमाइंड प्राइस। रिवर्स रेपो रेट अलाउ द कमर्शियल बैंक टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। अब कमर्शियल बैंक इससे क्या करते हैं, इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर लेते हैं, उनका पैसा आरबीआई के पास रख दिया और बाद में उनको वो इंटरेस्ट सहित मिल जाएगा। When रिवर्स रेपो रेट इज लोअर्ड, जब रिवर्स रेपो रेट को लोअर किया जाता है तो बैंक आर डिस्करेज टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद आरबीआई। अब सपोज करो आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया तो कमर्शियल बैंक अब अपने पैसे को क्या करेंगे, आरबीआई में नहीं रखेंगे क्योंकि उनको कम इंटरेस्ट मिलेगा। पार्क करना मतलब सरप्लस जो होता है उसको पार्क कर देते, पार्क करना मतलब रखना, जैसे गाड़ी पार्क करते हैं ना, जब गाड़ी काम नहीं आ रही हो तो वो पैसा कमर्शियल बैंक का जो किसी काम नहीं आ रहा, लोग लोन नहीं ले रहे, एक्स्ट्रा पड़ा है, तो 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, साल भर के लिए वो पार्क कर देते हैं आरबीआई में। ठीक,
park their surplus fund with RBI. Instead, the bank may use this fund as CRR fund with the RBI. ठीक, और ये द बैंक जैसे कि CRR वाला फंड RBI के पास रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे रख देते हैं. दिस लीड टू द राइज इन द क्रेडिट सप्लाई. अब इससे क्रेडिट सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि रेपो रेट जब रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास तो रखेंगे नहीं, वो मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन करेंगे. तो इससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी बाय द कमर्शियल बैंक. अकॉर्डिंगली सप्लाई ऑफ मनी इज एनहांस्ड इन द इकोनॉमी एज डिजायर टू कंट्रोल डिफ्लेशन. तो डिफ्लेशन कंट्रोल जब करना होगा तो रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई कम कर देगा. ऑन द अदर एंड राइज इन द रिवर्स रेपो रेट. अब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो कमर्शियल बैंक को भी लालच आता है कि उनका सरप्लस अगर आरबीआई के पास रखते हैं तो उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो वहाँ पार्क करेंगे बैंक. तो इससे क्या हो, रिवर्स रेपो रेट में इंड्यूस द कमर्शियल बैंक टू पार्क मोर फंड विद द आरबीआई. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवर्स रेपो रेट बढ़ते ही बढ़ गया तो अब कमर्शियल बैंक चाहेंगे ज़्यादा ज़्यादा वो अपना पैसा आरबीआई में रख दें, तो क्रेडिट क्रिएशन के लिए लिक्विडिटी कम हो जाएगी. In order to to generate the interest income, this lower the capacity to offer CRR fund to the RBI for the credit creation. Accordingly, supply of money is reduced. Supply of money reduce हो जाएगा इकोनॉमी में as desire to control inflation, जो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जरूरी है. अब बॉक्स में देखें, fall in reverse repo rate, less funds are parked by the commercial bank with the RBI to generate interest income. अब जैसे फॉल रिवर्स रेपो रेट कम होगा ना, तो पार्किंग वाला जो है सिस्टम है, जो कमर्शियल बैंक अपने मनी को पार्क करते हैं सरप्लस को, कम हो जाएगा. जैसे ही कम होगा मोर फंड आर यूज एज द CRR फंड के रूप में ज़्यादा फंड यूज होंगे. भी जो CRR रखा है उसका जो फंड बचता है ना बाकी, वो सब क्रेडिट क्रिएशन में यूज हो जाएगा फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. जब क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगा, और जब मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है. अब इसका ऑपोजिट है राइज इन रिवर्स रेपो रेट. जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो कमर्शियल बैंक अपने पैसे को ज़्यादा आरबीआई के पास रखेंगे, तो पार्किंग वाला सिस्टम जो इंक्रीज होगा बाय द कमर्शियल बैंक विद आरबीआई. और जनरेट इंटरेस्ट इनकम जनरेट करने के लिए लेस फंड आर यूज. अब वो जो CRR काटने के बाद जो कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा बचता था उसमें से ज़्यादातर पैसा तो आरबीआई के पास रख दिया, तो क्रेडिट क्रिएशन का भी एक कम हो जाएगा प्रोसेस फॉर द फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. इससे सप्लाई मनी डिक्रीज होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा. तो ये अपने पास पॉइंट नंबर 4 था रिवर्स रेपो रेट का. रेपो रेट का ऊपर हो गया. नेक्स्ट अपने पास आता है कैश रिजर्व रेशियो CRR. ये हमने पहले भी पढ़ लिया है. तो भी CRR आरबीआई डिसाइड करता है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे CRR को कम किया जाएगा ताकि क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाए. मनी सप्लाई बढ़ाना होता है डिफ्लेशन में, और इन्फ्लेशन में CRR को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को कम करना है. मैं पढ़ता हूँ, देखें आप इसे. इट रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू कैप्ट विद आरबीआई. ये मिनिमम होता है जो कि आरबीआई के पास रखना पड़ता है. इट इज़ फिक्स्ड बाय आरबीआई एंड इट वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब जो CRR है इसको टाइम टू टाइम आरबीआई रेगुलेट करता रहता है. द सप्लाई ऑफ मनी, जो मनी सप्लाई को कम ज़्यादा करने के लिए इकोनॉमी में. व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज़ टू बी इंक्रीज, जब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करना है CRR को लोअर करना है, कम करना पड़ेगा. एंड व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज़ टू रिड्यूस करना है तो CRR को बढ़ाना पड़ेगा. ये पहले भी समझ चुके हैं. बॉक्स में देख लेते हैं राइज इन CRR. जैसे ही CRR बढ़ेगा तो राइज इन कैश रिजर्व फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट. तो राइज इन द कैश रिजर्व, CRR क्या है, बढ़ा दिया गया है, तो इसका मतलब जो प्राइमरी डिपॉजिट है उसका एक हिस्सा बढ़ जाएगा जो आरबीआई के पास रखना है, तो कम अमाउंट कमर्शियल बैंक के पास बचेगा क्रेडिट क्रिएशन के लिए. इससे फॉल इन मनी सप्लाई ऑफ द कमर्शियल बैंक और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा. अब फॉल इन CRR कम होते ही कमर्शियल पे जो प्राइमरी डिपॉजिट है उसमें से एक कम हिस्सा आरबीआई को जमा कराना पड़ेगा, तो जो कम ज़्यादा जो लिक्विडिटी है कमर्शियल बैंक के पास बचेगी, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा. तो फॉल इन द कैश रिजर्व फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट. फॉल इन द कैश रिजर्व कम रखना पड़ेगा
आरबीआई के पास तो ज़्यादा पैसा कमर्शियल बैंक के पास बचा, राइज इन मनी सप्लाई होगा कमर्शियल बैंक का। कैसे होगा मनी सप्लाई? क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि कमर्शियल बैंक अब ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे, ज़्यादा लोन दे पाएंगे, इससे डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में हम नंबर 5 तक ही रखते हैं, नंबर 6 पॉइंट से नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।